वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले आईसीएससी क्लास 10 के फिजिक्स में हम लोग चैप्टर 2 वर्क पावर एंड एनर्जी में वर्क एंड पावर का डिटेल से कॉन्सेप्ट देखे थे, साथ ही साथ उसका न्यूमेरिकल्स भी देखे थे। आशा करते हैं कि पिछला पार्ट आप देख लिए होंगे, नोट डाउन भी कर लिए होंगे। चलिए टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है मेरे भाई वो एनर्जी है। तो एनर्जी पढ़ने से पहले समझने से पहले, एनर्जी का कॉन्सेप्ट को समझने से पहले कुछ आपसे बात करनी है मेरे भाई हमको, ठीक है। आपके लिए मैं बहुत समय निकाल रहा हूँ, लेकिन आप मेरे लिए 10 सेकंड भी नहीं निकाल रहे हो। तो अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो मेरे लिए 10 सेकंड का समय निकालिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। एनर्जी। तो एनर्जी क्या होता है, व्हाट इज एनर्जी? तो अगर इसको आसान भाषा में कहा जाए तो ये औकात है। औकात बड़ा अटपटा लग रहा है ठेठ भाषा में। औकात ही को अगर हम देखा जाए शुद्ध भाषा में तो क्षमता कहते हैं, और इसी को इंग्लिश में कैपेसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपेसिटी। तो डूइंग कैपेसिटी टू वर्क डन, मतलब ये औकात ही ना हुआ। तो डूइंग कैपेसिटी टू वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट की अगर बात करें तो फिजिक्स के लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो लिविंग थिंग्स हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो, सब ऑब्जेक्ट है। हम भी एक ऑब्जेक्ट हैं, आप भी ऑब्जेक्ट हैं, और यहाँ क्लासरूम में जो पढ़ रहा है ये लोग भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये लोग भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। समझ रहे हो ना भाई मेरे? तो आप लोग भी ऑब्जेक्ट हो यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग सब ऑब्जेक्ट होते हैं। तो हमारा हर किसी का एक क्षमता है। जैसे कि बात करेंगे, ठीक है, कि आपके खाने की कैपेसिटी, पढ़ने की कैपेसिटी, कितना देरी आप रीडिंग कर सकते हो, मैथ्स बनाने की कैपेसिटी, फिजिक्स बनाने की कैपेसिटी, नहीं होता ना इतना देरी तो हम बैठ करके, मेरा क्षमता है, कैपेसिटी हम बना सकते हैं 2 आवर 3 आवर जो भी है, ठीक है। तो ये जो कैपेसिटी कहते हैं ये कहीं ना कहीं ये हमारा एक एनर्जी है, अगर देखा जाए तो, अगर डेफिनेशन को समझना है तो, ठीक है। तो ये भी हमारा एक कैपेसिटी है। अब मान लीजिए कोई 2 प्लेट चाउमीन खा सकता है, चाहे फुचका खा सकता है, तो उसकी कैपेसिटी है ना मेरे भाई। तो कैपेसिटी है मतलब वो क्या है, क्षमता है उसका, कैपेसिटी। और ये जो कैपेसिटी है तो खाने का क्षमता है, तो अगर खा लिया उतना फुचका मतलब वो वर्क डन हुआ, तो वो क्या हो गया, हमारा एनर्जी हो गया। तो डूइंग कैपेसिटी टू वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड एनर्जी। तो आप समझ लिए होंगे एनर्जी क्या है, समझ गए ना? तो चलिए लिखते हैं एनर्जी, ठीक है। तो यहां पे देखोगे डूइंग कैपेसिटी टू वर्क डन, doing capacity to work done by an object that is called energy। इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, एनर्जी कह सकते हैं। अब देखो ये कैपेसिटी की बात कर रहा है, तो डूइंग कैपेसिटी ऑफ वर्क डन मतलब एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू क्या है, वर्क डन। एनर्जी क्या है, इक्विवेलेंट टू वर्क डन है। मतलब यहां पे कह सकते हैं एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू क्या है हमारा, वर्क डन। इक्विवेलेंट टू क्या है, वर्क डन। ये वर्क डन के क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। अगर वर्क डन की इक्विवेलेंट है मतलब वर्क डन क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। वर्क डन स्केलर है, वर्क डन से रिलेटेड पावर है, पावर भी स्केलर है, मतलब एनर्जी भी क्या होगा, स्केलर होगा। मतलब इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या बोल रहे हो मेरे भाई, स्केलर क्या है? आई रे बप्पा, एगो कहावत है ना, पूरा रामायण पढ़ लिए और राम की माँ कौन, तो कौशल्या ना बोल करके क्या बोलेगा, सीता। वही वाला कहानी है तुम्हारा, समझा? स्केलर वेक्टर नहीं बताए हैं, बताए ना, गजब हाल करता है यार कि व्हाट इज स्केलर। तो स्केलर क्या है बता रहे हैं, ध्यान देना, वाला हाल मत करो, पूरा रामायण पढ़ लिए, राम की माँ कौन, तो सीता वाला, ठीक है। देखो स्केलर क्या होता है, अगली बार बता रहे हैं, समझ लो, ठीक है। दोस फिजिकल क्वांटिटी ओनली हैविंग मैग्नीट्यूड्स, मैग्नीट्यूड होता है उसका मैंने एक वैल्यू होता है, ठीक है, सिर्फ वैल्यू होता है, मैग्नीट्यूड्स, ठीक है, डायरेक्शन नहीं होता है, उसको स्केलर कहते हैं। तो दोस फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड दैट इज कॉल्ड स्केलर, बट दोस फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ दैट इज कॉल्ड वेक्टर। तो यहाँ पे एनर्जी का डायरेक्शन नहीं होगा, एनर्जी का डायरेक्शन नहीं होगा,
ओनली क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा। ओनली क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, जिस कारण से जो एनर्जी होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब ध्यान देना, एनर्जी जो है इक्विवेलेंट टू वर्क डन है। एनर्जी क्या है, इक्विवेलेंट टू वर्क डन है। इसका मतलब ये है मेरे भाई, इसका जो ऐसा यूनिट होगा एनर्जी का, ये क्या होगा, जूल होगा। ऐसा यूनिट क्या होगा, जूल होगा। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं एसआई यूनिट की अगर बात करें, किसका, एनर्जी का, तो एसआई यूनिट क्या होगा, जूल होगा। तो जूल को हम लोग जे से इंडिकेट करते हैं। जूल को किससे इंडिकेट करते हैं, जे से। मतलब एनर्जी का एसआई यूनिट क्या हो गया, जूल हो गया। क्लियर है यहां पे। अगर आप इसका सीजीएस यूनिट मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड यूनिट की बात करते हैं, ठीक है, मतलब यहां पे अगर एनर्जी का सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट की अगर बात करते हैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड यूनिट की बात करते हैं, तो ये क्या होगा, अर्ग होगा। क्या होगा, अर्ग। सीजीएस यूनिट क्या होगा, अर्ग होगा। मतलब 1 जूल, जो हमारा एसआई क्या हो गया, जूल हो गया, और सीजीएस क्या होगा, अर्ग हो गया। तो इसका 1 जूल इक्वल्स टू हाउ मच अर्ग, ये रिलेशन आपको वर्क डन में हम बता चुके हैं। तो थोड़ा सा वैल्यू को रिकॉल कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो वैल्यू होता है 1 जूल इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है। 1 जूल इक्वल्स टू क्या होता है, 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है। क्लियर है यहाँ पे। 1 जूल इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। तो ये भाई सीजीएस यूनिट और एसआई यूनिट का रिलेशन है। मतलब जूल हमारा सीजीएस में एसआई यूनिट है, अर्ग हमारा क्या है, सीजीएस यूनिट है। तो 1 जूल इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है। साथ ही साथ इसका 9 सेंटीमीटर भी हो सकता है। जो आपको इसका जो रिलेशन है वर्क डन में आपको मैं डिटेल से बता चुका हूं। इसके बाद जो इसका एनदर यूनिट्स होता है, एनदर यूनिट्स की अगर बात करें, ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे एनदर यूनिट्स की अगर बात करें, एनदर यूनिट की बात करें, ठीक है, तो एनदर यूनिट में हमारा एक आता है कैलोरी। कैलोरी किसका, एनर्जी का। एनदर यूनिट क्या हमारा, कैलोरी है। तो भाई कैलोरी को शॉर्टकट में हम लोग CAL लिखते हैं। क्या लिखते हैं, CAL। तो 1 कैलोरी इक्वल्स टू हाउ मच जूल, ये एनदर यूनिट्स की बात हो रही है। फर्स्ट यूनिट क्या है एनदर यूनिट में, कैलोरी है, ठीक है, ये हमारा कैलोरी होता है। तो 1 कैलोरी इक्वल्स टू हाउ मच जूल। तो ध्यान दीजिएगा, 1 कैलोरी, इसको भी आपको समझना जरूरी है। 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.186 जूल। 4.186 जूल, जो नियर अबाउट टू 4.2 जूल होता है, ठीक है। 1 कैलोरी इक्वल्स टू, तो 4.186 जूल नियर अबाउट टू 4.2 जूल होता है। तो ये एनर्जी का एक एनदर यूनिट है। और इसी को अगर रिवर्स में किया जाए तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, 1 जूल इक्वल्स टू होता है 0.24 कैलोरी। 0.24 कैलोरी होता है, ठीक है। तो इस चीज को भी आप दिमाग में बैठा सकते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे भाई कि 1 कैलोरी इक्वल्स टू हाउ मच जूल। तो 1 कैलोरी इक्वल्स टू हाउ मच जूल, 4.186 जूल होता है। 1 जूल इक्वल्स टू हाउ मच कैलोरी, तो 0.24 कैलोरी होता है, ठीक है। इसके अलावा भी यूनिट है, ठीक है। इसके अलावा जो यूनिट होता है ध्यान दीजिएगा हमारा, जैसे कि 1 जूल इक्वल्स टू 1 वाट सेकंड होता है। 1 वाट सेकंड, 1 वाट सेकंड्स को WS कहते हैं। क्या कहते हैं, WS। तो 1 जूल इक्वल्स टू 1 वाट सेकंड। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसके अलावा भी बहुत सारा यूनिट है, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो अब ध्यान दीजिएगा 1 जूल इक्वल्स टू 1 वाट सेकंड, ठीक है। तो इसमें सेकंड यूनिट जो है, बिगर यूनिट जो होता है, बिगर यूनिट की बात कर रहे हैं। बिगर यूनिट की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहला जो बिगर यूनिट होता है वाट आवर होता है। वाट आवर, ठीक है। वाट आवर को शॉर्टकट में WH कहते हैं। वाट आवर को शॉर्टकट में क्या कहते हैं मेरे भाई, WH कहते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे WH वाट आवर का होता है ना मेरे भाई। तो ध्यान दीजिएगा 1 वाट आवर, 1 वाट आवर। तो ध्यान दीजिएगा वाट तो वाट में ही रहेगा। तो यहाँ पे 1, और आवर को अगर सेकंड बनाएंगे, आवर को अगर सेकंड बनाएंगे तो 3600 होगा। तो ये हो जाएगा 3600। तो ये हो जाएगा वाट सेकंड, मतलब 1 वाट आवर।
वाट आवर इक्वल्स टू 3600 वाट सेकंड, ठीक है। और वाट सेकंड को हम लोग क्या कर रहे हैं, जूल कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे 1 वाट आवर इक्वल्स टू 3600 जूल, या इसी को स्टैंडर्डाइज फॉर्म में कह सकते हैं 3.6 इंटू 10 का पावर 3 जूल कर सकते हैं। 1 2 3 स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दिए हम लोग इसको, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिलता है। 1 वाट आवर इक्वल्स टू हाउ मच जूल, 1 वाट आवर इक्वल्स टू हाउ मच जूल, तो कितना हो जाएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल, इसी को हम लोग 3600 जूल कह सकते हैं। इसके अलावा जो एक बिगर यूनिट होता है, ये हमारा फर्स्ट बिगर यूनिट है। सेकंड जो बिगर यूनिट होता है वो kWh होता है। क्या होता है मेरे भाई, kWh। तो अगर kWh की अगर बात करें, किसकी बात करें, kWh का, तो kWh को कहते हैं किलोवाट आवर। क्या कहते हैं मेरे भाई, किलोवाट आवर, किलोवाट आवर। तो अनदर ये बिगेस्ट यूनिट होता है किसका, एनर्जी का। तो kWh फुल फॉर्म क्या होता है, किलोवाट आवर। अब ध्यान दीजिएगा कि 1 किलोवाट आवर को अगर कन्वर्ट करोगे तो ध्यान दीजिएगा 1 kWh इक्वल्स टू, किलोवाट है तो 1 किलोवाट इक्वल्स टू कितना होता है, बता चुके हैं पावर में 1000 वाट। तो यहां पे हम लोग इसके लिए 1000 का यूज करेंगे इनटू, तो ये हमारा किलोवाट किस में बन गया, वाट में कन्वर्ट हो गया। और आवर को सेकंड बनाना है तो 3600 हो जाएगा वाट सेकंड, वाट सेकंड हो जाएगा, वाट सेकंड हो गया। अब इसको अगर स्टैंडर्डाइज फॉर्म में करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इस चीज को समझिएगा, यहाँ पे बड़ा ही मजेदार कॉन्सेप्ट है, इस चीज को समझिए। अब देखो यहाँ पे 1 kWh क्या है हमारा, 1 kWh, तो ध्यान दीजिएगा 1 kWh इक्वल्स टू 1 kWh इक्वल्स टू, ध्यान देना यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, मतलब इसको कह सकते हैं 3.6 इंटू 10 का पावर 6 वाट सेकंड। क्या कह सकते हैं, वाट सेकंड। और आपको पता ही है कि 1 वाट सेकंड इक्वल्स टू 1 जूल होता है। 1 वाट सेकंड इक्वल्स टू कितना होता है, 1 जूल। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 kWh इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल होता है, ठीक है। कोई दिक्कत, क्योंकि 1 वाट सेकंड इक्वल्स टू 1 जूल होता है, तो हमारा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होता है। चलिए ये यहां पर एक पॉइंट आ चुका है। अब ध्यान दीजिएगा 1 जूल इक्वल्स टू 0.24 कैलोरी होता है। तो जैसे इसमें 0.24 मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही 0.24 मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट्स निकल करके आ जाएगा 1 kWh इक्वल्स टू 8.6 इंटू 10 का पावर 5 कैलोरी। 8.6 इंटू 10 टू द पावर 5 कैलोरी, ये नेक्स्ट रिजल्ट निकल करके आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, हमारा नेक्स्ट रिजल्ट निकल करके आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद एनर्जी का और एक बिगेस्ट यूनिट होता है, अनदर बिगेस्ट यूनिट, जैसे कि हमारा वाट आवर था, kWh था, तो थर्ड हमारा है, ध्यान दीजिएगा, थर्ड जो यूनिट है वो हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोग क्या कहते हैं, ईवी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्या कहते हैं, ईवी कहते हैं। ध्यान देना, तो यहां पे बेटा ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर डिफाइन करना है तो बड़ा ही सिंपल फॉर्म में कह सकते हैं। ध्यान दीजिए, देना यहां पे एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने में 1 एनर्जी जो हमारा रिलीज होगा टू गेनिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, गेनिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, गेनिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब यहां पे ईवी को कह सकते हैं, ध्यान देना यहां पे इसका सिंपल सा डिफिनेशन, जैसे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और वो एक्सेलरेट होता है 1 वोल्ट से, कितना से, 1 वोल्ट से, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं हमारे भाई, 1 ईवी कहते हैं। मतलब सिंपल भाषा में यहां पे कह सकते हैं 1 ईवी
इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट, इंटू 1 वोल्ट, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट। ठीक है, तो भाई 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्स होता है। मतलब यहाँ पे 1 eV इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम इंटू 1 वोल्ट, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? वोल्ट कूलम्स। और ध्यान देना 1 वोल्ट कूलम इक्वल्स टू 1 जूल होता है, सिंस 1 वोल्ट कूलम्स इक्वल्स टू 1 जूल होता है। इसका मतलब 1 eV इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल, -19 जूल। ये हमारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी है। ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या है मेरे भाई? एनर्जी है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू हाउ मच जूल? तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। अब ध्यान देना, यहीं पे अगर 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलेगा, 1 मेगा MEV मेगा इलेक्ट्रॉन, तो मेगा का मतलब होता है 10 का पावर 6। मेगा का मतलब क्या होता है? 10 का पावर 6। तो यहाँ पे 10 का पावर 6 अगर मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो -19 प्लस 6 -13 होगा। मतलब 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -13 जूल। ये हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला निकल करके आता है, मैंने वैल्यू निकल के आता है, रिलेशन निकल करके आता है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रिलेशंस है, सबसे पहले समझिए जो इंपॉर्टेंट रिलेशंस है इसको आपको समझना होगा। सबसे पहले ध्यान देना, डूइंग कैपेसिटी टू वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड एनर्जी। तो इसमें जो है मेन पॉइंट है हमारा, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। वर्क डन क्या है हमारा? एक स्केलर क्वांटिटी। इसको आपको दिमाग में रखना होगा, ठीक है। साथ ही साथ इसका जो ये रिलेशंस है, ये 1 जूल इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 अर्क आपके लिए बहुत जरूरी है। फिर ये रिलेशन यहां से यहां तक ध्यान दीजिएगा, ये रिलेशन 1 कैलोरी इक्वल्स टू हाउ मच जूल? तो 4.186 जूल, नियर अबाउट टू 4.2 जूल। ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशंस है। उसके बाद 1 जूल इक्वल्स टू हाउ मच कैलोरी? 0.24 कैलोरी। ये रिलेशंस भी आपके लिए बहुत ही नीड वाला रिलेशंस है हमारा, ठीक है। उसके बाद 1 जूल इक्वल्स टू 1 वाट सेकंड। ये इतना रिलेशंस के लिए काम आता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक रिलेशन ये वाला, ये भी बहुत जरूरी रिलेशन है, ठीक है। ध्यान देना 1 वोल्ट कूलम इक्वल्स टू 1 जूल। अब देखिए बिगर यूनिट्स में सबसे फर्स्ट बिगर यूनिट क्या आता है? वाट आवर आता है। सबसे बिगर यूनिट क्या आता है हमारा? वाट आवर। तो 1 वाट आवर इक्वल्स टू हमारा जो हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये देखो वाट तो वाट ही है, आवर को जैसे ही सेकंड में बदले तो 3600 सेकंड हो जाएगा। मतलब 1 वाट आवर, ये रिलेशन जो है 1 वाट आवर इक्वल्स टू 3600 जूल। इसी को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कह सकते हैं 3.6 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल। अब ध्यान दीजिएगा, इससे भी बिगर यूनिट क्या होता है? KWH। क्या है? KWH। KWH का फुल फॉर्म होता है किलो वाट आवर। क्या होता है? किलो वाट आवर। तो यहाँ पे किलो जो होता है, किलो वाट मतलब होता है, किलो का मतलब 1000 होता है। तो जैसे 1000 बना दिए तो किलो हमारा वाट, किलो वाट हमारा वाट में कन्वर्ट हो गया। और आवर को जैसे 3600 से मल्टीप्लाई कर दिए तो वो सेकंड बन गया, तो हमारा वाट सेकंड हो गया। जब इसको स्टैंडर्डाइज किए तो 1 kWh इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 वाट सेकंड आया। और ध्यान दीजिएगा 1 वाट सेकंड यहाँ पे हमने लिख चुका है, ध्यान देना कहाँ पर, 1 वाट सेकंड इक्वल्स टू 1 जूल। तो इस वाट सेकंड को हम लोग जूल कर सकते हैं। तो 1 kWh इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल हो जा रहा है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा 1 जूल इक्वल्स टू 0.24 कैलोरी है। मतलब ये जो वैल्यू है ये भी आपको लर्न करने वाला वैल्यू है, ये भी आपका क्या है? लर्निंग वैल्यू है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा 1 जूल इक्वल्स टू 0.24 कैलोरी, जैसे इस वैल्यू में 0.24 मल्टीप्लाई करोगे तो ये नियर अबाउट, ये जो इक्विवेलेंट टू आता है, ठीक है ना, इक्विवेलेंट टू 1 kWh 8.6 इंटू 10 टू द पावर 5 कैलोरी आता है। इसके अलावे जो एनर्जी का एक अनदर यूनिट होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो हमारा ईवी होता है शॉर्टकट में। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है, एक 1 इलेक्ट्रॉन गेनिंग करने के लिए 1 वोल्ट में जो एक्सेलरेट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। मतलब चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर
19 कूलम्स, और इधर तो 1 वोल्ट ही है तो वोल्ट कूलम, तो 1 वोल्ट कूलम्स, ध्यान दीजिएगा 1 वोल्ट कूलम मतलब 1 VC इक्वल्स टू 1 जूल होता है। तो भाई 1 जूल तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल होगा, 10 टू द पावर माइनस 19 जूल होता है। अब देखो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मेगा का मतलब होता है 10 का पावर प्लस 6, तो इसमें 10 का पावर प्लस 6 करेंगे तो बेस सेम होगा, तो माइनस 19 प्लस 6 माइनस 13 आएगा, मतलब 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी बहुत जरूरी डेटा है, याद रखिएगा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 जूल, एज वेल एज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। तो चलिए पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने क्या देखा, एनर्जी का डेफिनेशन देखा और उसका एसआई यूनिट देखा। अब जो है टाइप्स ऑफ एनर्जी की बात करते हैं। तो एनर्जी बेसिकली जो है हमारा 3 टाइप्स का होता है, ऐसे जनरली 2 ही होता है लेकिन इसको 3 मान सकते हो, ठीक है। बेसिकली एनर्जी आर 3 टाइप्स, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप होता है अपने इट इज 3 टाइप्स, एनर्जी आर 3 टाइप्स। तो यहाँ पे कह सकते हो इट इज 3 टाइप्स, इट इज 3 टाइप्स, 3 टाइप्स। एनर्जी कितने टाइप्स का होता है हमारा, 3 टाइप्स का। तो जो फर्स्ट होता है वो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है, POTENTIAL, पोटेंशियल एनर्जी। फर्स्ट हमारा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। सेकंड काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। और थर्ड जो है हमारा मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है। थर्ड क्या है हमारा, मैकेनिकल एनर्जी है। तो हमारा एनर्जी कितने टाइप्स का हुआ, 3 टाइप्स का। फर्स्ट है हमारा पोटेंशियल एनर्जी, सेकंड है काइनेटिक एनर्जी और थर्ड है हमारा मैकेनिकल एनर्जी। तो आप ध्यान देना यहाँ पे हम लोग का जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा पोटेंशियल एनर्जी का है। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का। तो पोटेंशियल एनर्जी को अगर डिफाइन किया जाए तो बहुत ही आसान शब्द में कह सकते हो, रेस्ट कंडीशन में जो तुम्हारा वर्क डन करने का कैपेसिटी होगा, ठीक है। तो द एनर्जी पोजेस बाय एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, तो यहाँ पे कह सकते हो द एनर्जी पोजेस्ड बाय an object at rest due to change in position, size and shape. Change in position, size and shape is called potential energy. पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम लोग क्या कहेंगे मेरे भाई, पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं, ठीक है। शेप साइज के कारण जो वर्क डन करने की कैपेसिटी, रेस्ट के कारण उसका शेप साइज और पोजीशन में जो चेंजेस होता है इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी, तो ध्यान देना पोटेंशियल एनर्जी टाइप्स ऑफ एनर्जी है। टाइप्स ऑफ क्या है, एनर्जी है। तो ये कौन सा क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। मतलब सीधी सी बात है, पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, पोटेंशियल एनर्जी इज क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी, ये कौन सा क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। साथ ही साथ इसका यदि एसआई यूनिट की बात करें, तो ये क्या होगा, जूल होगा। एसआई यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगा, जूल होगा। मतलब सिंपल सा भाषा में समझ लो, जैसे कि पेड़ के ब्रांच पे, मतलब टहनी पे एक मंकी बैठा हुआ है, ठीक है। तो उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड हुआ है ना, वो भी हमारा एक पोटेंशियल एनर्जी है। उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड हुआ है, कौन सा एनर्जी है, हमारा पोटेंशियल एनर्जी है। उसी तरह से अभी तुम क्लासरूम में बेंच पे बैठे हुए हो, क्लासरूम में क्या है, बेंच पे बैठे हुए हो। तो बेंच पे बैठे हुए तो इसमें तुम एक हाइट मेंटेन करके चल रहे हो, ठीक है। तो इसमें भी जो एनर्जी स्टोर हुआ है एक पोटेंशियल, मतलब रेस्ट के कंडीशन में जो वर्क डन करने की कैपेसिटी होगी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब ध्यान देना, टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। किसकी बात करें हम लोग, टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी।
तो अगला पॉइंट है टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में जो ध्यान देना, एनर्जी जो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी जो होता है बेसिकली 3 टाइप्स का होता है। पोटेंशियल एनर्जी कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है। पोटेंशियल एनर्जी कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का। मतलब इट इज 2 टाइप्स। 2 टाइप्स पोटेंशियल एनर्जी आर 2 टाइप्स। फर्स्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फर्स्ट क्या होता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और सेकंड होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। फर्स्ट क्या हमारा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट क्या हमारा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और सेकंड है हमारा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डिटेल से कॉन्सेप्ट को समझते हैं। फर्स्ट क्या हमारा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। तो व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? तो ध्यान देना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो ध्यान देना, हर ऑब्जेक्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू अर्थ, हर ऑब्जेक्ट में अर्थ का एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है जिसके कारण हमारा ग्रेविटी डेवलप होता है। और अंडर ग्रेविटी कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट कंडीशन में है और उसमें जो वर्क डन करने की कैपेसिटी होती है, उसमें क्या होती है? वर्क डन करने की जो कैपेसिटी होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। मतलब सिंपल भाषा में इसको कह सकते हैं, ईच ऑब्जेक्ट experience a force of attraction due to earth, which is called force due to gravity, वो क्या कहलाएगा? हमारा ग्रेविटी कहलाएगा। hence the energy possessed by an object due to force of attraction due to force of attraction of on earth, force of attraction of earth on it is called gravitational potential energy, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम लोग क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ठीक है। तो इसका एग्जांपल को समझिए। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा अर्थ है, ये हमारा क्या है? अर्थ सरफेस है। ये हमारा क्या है? अर्थ सरफेस है। ये क्या हमारा? अर्थ सरफेस है। अब देखो यहाँ पे अर्थ सरफेस है, तो इस सरफेस से h हाइट पर कोई ऑब्जेक्ट को सिचुएट कर दो, ठीक है। तो मान लेते हैं इस हाइट पर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिचुएट हो गया, जिसका मास हमारा m है और ये हाइट हमारा h है। तो सिचुएट हो गया। तो हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ा है, ईच ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। दैट इज कॉल्ड, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड ग्रेविटेशन एज वेल एज ग्रेविटेशनल पुल। तो ग्रेविटेशनल पुल जो है वन काइंड्स ऑफ फोर्स है। तो इस फोर्स के कारण जो वर्क डन करने की कैपेसिटी होगी, तो ध्यान दीजिएगा, ये अर्थ है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको अपनी और ये पुल कर रहा है,
तो एफ जी जो होगा वो वेट फोर्स के इक्वल होगा, इक्वल टू एम जी होगा ना मेरे भाई। तो हमारा वर्क डन जो होता है, जो वर्क डन रेस्ट कंडीशन में होगा, एच हाइट में अगर सिचुएटेड है, ठीक है, तो एफ जी इंटू एच होगा, हाइट हमारा एच है, डिस्प्लेसमेंट हमारा, तो एम जी एच आएगा। मतलब यहाँ पे जो देयर फोर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें, एनर्जी इज मतलब कि चाहे यू एच कह सकते हो, यू एच इक्वल्स टू एम जी एच, जहाँ पे एम क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, एम क्या है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और जी क्या है मेरे भाई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जी का वैल्यू फिक्स होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एच क्या है, हाइट। ये हमारा हाइट, कितना हाइट में इसको हम लोग सिचुएट किए हैं। तो ये सिंपल जो है ग्रेविटेशनल मैंने कि टाइप्स ऑफ एनर्जी में फर्स्ट पार्ट जो पोटेंशियल एनर्जी का, तो पोटेंशियल एनर्जी का फर्स्ट पार्ट में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का ये डिटेल है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तब तक इसको पहले नोट डाउन कीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी में आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने क्या देखा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को देखें। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो हमारा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पहले इस चीज़ को समझिए। तो कोई भी ऑब्जेक्ट में अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे तो वो उसका शेप और साइज में चेंज होगा, और जैसे ही डिफॉर्मिंग मैंने कि एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो शेप एंड साइज में चेंजेज आएगा, और जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स को हटाते हो तो वो फिर से अपना साइज को रिगेन करता है। तो इस कारण में जो वर्क डन करने की कैपेसिटी होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो सिंपल भाषा में इसका डिफिनेशन को समझ सकते हैं, व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स is applied on a non-rigid body, it get deformed, due to change in its size and shape after removing force, object regain its size, that is the energy possessed, by due to deforming force is called elastic potential energy. Elastic potential energy, इसको कौन सा एनर्जी कहेंगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। तो डिफॉर्मिंग फोर्स के कारण जो वर्क करने का कैपेसिटी होगा उसको हम लोग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। इसको आसान लैंग्वेज में समझने के लिए कुछ मैं आपके सामने एग्जांपल रखता हूँ, समझिएगा। यहाँ पे एग्जांपल क्या है पहले समझिए यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे कि मान लेते हैं ये एक रूफ है, ठीक है, ये एक हमारा क्या है, रूफ है, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक स्प्रिंग है, नॉन रिजिड बॉडी है, ठीक है, हवा में लटका हुआ है, ठीक है। ये हमारा एक स्प्रिंग है। जैसे ही इस स्प्रिंग में हम लोग एम मास हैंगिंग किए तो स्प्रिंग का लेंथ जो है, स्प्रिंग का लेंथ थोड़ा सा इंक्रीज कर गया। मतलब यहाँ पे जैसे ही मास इसमें हैंगिंग किए एम ऑब्जेक्ट का, तो ये स्प्रिंग का लेंथ हमारा एक्स इंक्रीज कर गया। मतलब ये क्या है,
चेंज इन लेंथ है, चेंज इन लेंथ है, चेंज इन क्या हो गया, लेंथ हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, इसका एक्चुअल लेंथ इतना था। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे के की अगर बात करते हैं तो हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। पहले समझिएगा यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ पे पी कह सकते हो या यू ई कह सकते हैं। इलास्टिक एनर्जी है, ये होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, जहाँ के क्या है हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है और एक्स हमारा चेंज इन लेंथ है। तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, पहले इस चीज़ को समझिए। तो स्प्रिंग कांस्टेंट स्प्रिंग का हार्डनेस को बताता है कि के का वैल्यू जितना ज़्यादा हाई होगा स्प्रिंग उतना ही हार्ड होगा। मैंने कि के का वैल्यू अगर डाउनफॉल की ओर जाता है तो उसका हार्डनेस कम होगा, मतलब स्प्रिंग फ्लेक्सिबल होगा। मतलब सिंपल सा भाषा में कह सकते हैं, अगर के की वैल्यू मतलब कि इंक्रीज करती है तो स्प्रिंग की फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी, लचीलापन कम होगा। और के की वैल्यू अगर इंक्रीज करती है तो फ्लेक्सिबिलिटी हाई कम होगी, मैंने कि लचीलापन कम होगा। के का वैल्यू अगर डिक्रीज करता है, के का वैल्यू क्या करता है, डिक्रीज करता है, मतलब उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी। मतलब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं कि वैसा ऑब्जेक्ट जिसका के हाई होगा, मतलब जो स्प्रिंग का फ्लेक्सिबिलिटी कम होगा, जो स्प्रिंग का फ्लेक्सिबिलिटी कम होगा वो ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर कर सकता है। और जिसका फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगा मतलब के की वैल्यू कम होगी, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा मतलब के की वैल्यू कम होना। तो फ्लेक्सिबिलिटी जितना ज़्यादा होगा, जितना फ्लेक्सिबल होगा, वो स्प्रिंग उतना ही कम एनर्जी स्टोर करेगा, क्योंकि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्प्रिंग कांस्टेंट है। यहाँ पे देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एनी स्प्रिंग कांस्टेंट वैल्यू ऑफ चाहे मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट विल बी इंक्रीज्ड, then its elastic potential energy will be also increased, as well as any spring constant will be decreased, then elastic potential energy will be decreased, as well as any spring their flexibility is less, any spring their flexibility is less, then it can store high amount of elastic potential energy, as well as any spring flexibility is more and more, then spring store less amount of elastic potential energy, मतलब यहाँ पे सिंपल सा बात है, अब समझ लो कि फ्लेक्सिबल ज्यादा होगा तो एनर्जी कम स्टोर्ड होगा, पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और कम फ्लेक्सिबल होगा तो ज्यादा एनर्जी स्टोर करेगा। मतलब के का वैल्यू हाई हुआ तो स्प्रिंग लेस फ्लेक्सिबल, और के का वैल्यू लेस हुआ तो स्प्रिंग मोर फ्लेक्सिबल। यहां से ये क्वेश्चन उठाता है। तो ये था मेरे भाई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात। तो ध्यान देना, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आपको स्प्रिंग में देखने को मिलता है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो हैंगिंग ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता है, हैंगिंग ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है किस पे, स्प्रिंग कांस्टेंट और चेंज इन लेंथ पे कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल की अगर बात करें, ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि क्या होता है, मंकी, कोई भी मंकी अगर ब्रांच ऑफ ट्री पे बैठा हुआ है, ठीक है, तो उसमें जो स्टोर एनर्जी है, उसमें जो स्टोर्ड एनर्जी है, ठीक है, वो हमारा एक पोटेंशियल एनर्जी है। कौन सा एनर्जी हमारा, पोटेंशियल एनर्जी। अगर कोई डैम बनाते हैं, क्या करते हैं, डैम बनाते हैं, और डैम में अगर पानी को स्टोर करके रख रहे हैं, डैम में अगर वाटर को स्टोर करके रख रहे हैं या पोंड में वाटर को स्टोर करके रख रहे हैं, तो पोंड का जो स्टोर वाटर है या डैम का जो स्टोर वाटर है, उसमें जो एनर्जी होगा मेरे भाई वो पोटेंशियल एनर्जी होगा। उसमें कौन सा एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। उसी तरह से टॉय जो होता है, जो की टॉय होता है, की टॉय, बच्चा लोग के आपके छोटे भाई होंगे तो घर में देखिएगा की टॉय होगा, तो उसमें की को जब आप ट्विस्ट करते हो तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होता है, ट्विस्टिंग करने पर जो एनर्जी स्टोर होता है वो भी एनर्जी हमारा क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। उसी तरह से स्ट्रेच बो, जैसे कि आप
तीर धनुष उठा लो और ऐसे करके खींच दो, काइटी को भी खींच दो, गुलेल जिसको कहते हैं, ठीक है, गुलेल या तीर धनुष जो होता है ना, वो उसको ऐसे करके खींचेंगे तो उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड होगा वो कौन सा एनर्जी होगा? पोटेंशियल एनर्जी होता। पहले एक एनालॉग क्लॉक आती थी जो एचएमटी कंपनी बनाती थी, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, अब तो बंद ही हो गया है हमारा, ठीक है, एचएमटी का लगभग, ठीक है। तो वो एक क्लॉक आती थी जो ट्विस्ट करते थे हर 24 आवर में, तो उसका जो हमारा ट्विस्टिंग की दिया हुआ था उसको हम लोग ट्विस्ट करते थे, तो हमारा 24 आवर क्लॉक का जितना भी निडल्स होता था वो मूव करता था, उसमें कोई बैटरी नहीं लगती थी। आजकल के जितने भी हमारे रिस्ट वॉच आ रहे हैं, ठीक है, वो हमारे मैंने कि बैटरी लगा हुआ रहता, उसमें बैटरी नहीं होता था, सेल लगा हुआ रहता, लेकिन उसमें सेल नहीं होता था। हर 24 आवर में हमको उसका जो की होता है उसको ट्विस्टिंग करना पड़ता था। ट्विस्टिंग करने से उसका जितने भी मिनट, आवर और सेकंड का जो टिप है वो ऑटोमेटिक मूव करता था। तो जो हम लोग की को जब ट्विस्टिंग करते थे ना उसमें, तो उसमें भी जो एनर्जी स्टोर होता था वो हमारा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता था, ठीक है। तो ये था मेरे भाई पोटेंशियल एनर्जी का कुछ कुछ पार्ट। जैसे कि मान लो रनवे पर कोई एरोप्लेन खड़ा है तो कुछ हाइट पे मेंटेन कर रहा है अर्थ से, क्योंकि इसका व्हील लगा हुआ है, तो उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है तो वो भी कहीं ना कहीं एक पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे क्लासरूम में देखो सेल्फ में बुक रखा हुआ है, ठीक है, तो उसमें एक एनर्जी स्टोर्ड है क्योंकि अर्थ से हाइट पे रखा हुआ है, तो उस बुक में भी हमारा क्या है, मैंने कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। तो ये था डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन। तो पोटेंशियल एनर्जी रेस्ट कंडीशन में जो भी ओवरकम करने की कैपेसिटी होती है उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। साथ ही साथ टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी आपका 2 टाइप्स का होता है। एक होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जहां पे उसका जो इक्वेशन आता है U = mgh, और सेकंड होता है हमारा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जिसका हमारा वैल्यू आता है 12 kx²। तो चलिए इसको पहले आप क्या कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं। हमने पोटेंशियल एनर्जी का डिटेल से स्टडी कर लिए, अब आगे है मेरे भाई काइनेटिक एनर्जी का। तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? तो सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या था, द एनर्जी पोजेस बाय ऑब्जेक्ट ड्यू टू स्टेट ऑफ रेस्ट, ड्यू टू पोजेस बाय एट रेस्ट, ठीक है, ड्यू टू चेंज इन शेप साइज एंड पोजीशन, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी था। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी जो स्टेट ऑफ रेस्ट था ये हमारा स्टेट ऑफ मोशन हो जाएगा, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, स्टेट ऑफ मोशन होगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं द एनर्जी पोजेस बाय ड्यू टू possessed by an object at due to state of motion the energy possessed by an object due to state of motion, that is called kinetic energy, is called kinetic energy, is called kinetic energy। इसको हम लोग क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन के कंडीशन में और उसमें जो एनर्जी डेवलप कर रहा है, मोशन के कंडीशन में कोई ऑब्जेक्ट अगर एनर्जी डेवलप कर रहा है तो वैसे एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय के और के, इट इज डिनोटेड बाय के और के ई, मतलब कि कहीं कहीं के से मिलता है, कहीं कहीं के से मिलता है। इसको हम लोग के या के से डिनोट करते हैं, किसको, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी को। अब देखो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। काइनेटिक एनर्जी क्या है, हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये हमारा क्या एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका एसआई यूनिट क्या होगा, तो एनर्जी है मेरे भाई, तो एसआई यूनिट तो क्या होगा इसका, जूल ही ना होगा। एसआई यूनिट क्या हो गया हमारा, जूल हो गया। एसआई यूनिट क्या हो गया हमारा, जूल हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग ये जो काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो मोशन के कंडीशन में तो इसका इक्वेशन क्या हो सकता है, तो इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें, ध्यान देना यहाँ पे, अब ध्यान देना यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो निकल के आ रहा है, इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का जो इक्वेशन है पहले समझना है यहाँ पे,
बहुत ही सिंपल इक्वेशन है काइनेटिक एनर्जी का। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा अर्थ है, ये हमारा एक सपाट रास्ता है, रोड है मान लेते हैं, ठीक है ना, ये रोडवेज है हमारा, ठीक है। चलो ये एक हमारा क्या है, रोडवेज है, ठीक है। ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पे रेस्ट कंडीशन में है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, रेस्ट कंडीशन में है, और इस रेस्ट कंडीशन में है, इसका मास क्या है, m है, और यहाँ पे जो है ये रेस्ट में है, मतलब u इक्वल्स टू 0 है, ये हमारा भी रेस्ट में है। अब जैसे ही इसमें आपने फोर्स अप्लाई किया, आपने पुश फोर्स अप्लाई किया, पुश फोर्स अप्लाई किया ना, ये हमारा फोर्स है हमारा, ये हमने क्या अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया। तो जैसे ही फोर्स अप्लाई किए ये ऑब्जेक्ट मूव करके यहाँ पे रीच कर गया, इस जगह पे रीच कर गया, सेम ऑब्जेक्ट m जो अब ए पोजीशंस पे था इसका पोजीशंस b हो गया। लेकिन एक चीज हुआ, यहाँ पे इसका एक वेलोसिटी मिला v, वेलोसिटी क्या मिला v, और साथ ही साथ यहाँ से इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ s हुआ, ये आपका डिस्प्लेसमेंट आया यहाँ पे, ये क्या आया, डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट आया, ठीक है। तो अब ध्यान देना यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो आ चुका है, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हमारा क्या है, v इक्वल्स टू क्या है हमारा, u इक्वल्स टू 0 और फाइनल वेलोसिटी u आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं अकॉर्डिंग, देखो लेट अस कंसीडर दैट, यहाँ पे कुछ कंसिडरेशन है, इसको कंसीडर करो। लेट अस कंसीडर दैट, लेट अस कंसीडर दैट, लेट अस कंसीडर दैट u इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। v इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी, v इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एट t टाइम इंटरवल, एट t टाइम इंटरवल, t टाइम इंटरवल, ठीक है। अब देखो F इक्वल्स टू डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट, चाहिए जो बॉल है इसमें डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड किया, तो F इक्वल्स टू डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट, और S क्या है बेटा यहाँ पे, डिस्प्लेस, चेंज इन पोजीशन A to B, चेंज इन पोजीशन A to B, तो ये हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, चेंज इन पोजीशन A to B हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो वी नो दैट थर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन, we know that third equation of straight line motion, थर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन। अब स्ट्रेट लाइन का मोशन क्या है, थर्ड इक्वेशन, तो ध्यान दीजिएगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as है यहाँ पे, ठीक है ना। तो मेरे भाई u का वैल्यू क्या है, 0 है, रेस्ट कंडीशन में है, तो यहाँ पे v स्क्वायर इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर प्लस 2as, मतलब यहाँ पे v स्क्वायर इक्वल्स टू 2as निकला, v स्क्वायर इक्वल्स टू क्या निकला, 2as निकला। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू 2as निकला, तो as इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई 2, ये इक्वेशन 1 हो गया। एंड वी नो दैट वर्क डन एट मोशन कंडीशन, एंड वी नो दैट वर्क डन एट मोशन कंडीशन, वर्क डन एट मोशन कंडीशन KE इक्वल्स टू W इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। और यहाँ पे KE इक्वल्स टू फोर्स का वैल्यू m इंटू A इंटू S, क्यों, तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है, F इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो KE
इक्वल्स फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहाँ पे के ई काइनेटिक एनर्जी के ई इक्वल्स टू ए एस का वैल्यू वी स्क्वायर बाई 2 बैठ सकता है, तो एम इंटू वी स्क्वायर बाई 2। तो फाइनली के ई का जो इक्वेशन आया वो हमारा क्या आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर आया। के ई का इक्वेशन क्या आया, हाफ एम वी स्क्वायर, और इसको आपको लर्न कर लेना होगा। तो इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर हुआ। तो मेरे भाई हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का 2 रिलेशंस देखे थे, जिसमें से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो रिलेशन था mgs था, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का जो रिलेशन था वो था हमारा हाफ के एक्स स्क्वायर। लेकिन जैसे ही हम लोग काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एनर्जी का जो रिलेशन आया हाफ एम वी स्क्वायर आया, मतलब मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन। चलिए पहले इसको लिख लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन हाफ एम वी स्क्वायर देख लिए, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या इक्वेशन क्या आता है, हाफ एम वी स्क्वायर, जहाँ एम क्या था, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो बॉल था उसका मास था, और वी स्क्वायर उसका जो वेलोसिटी था एट ए टाइम, जिस कारण से उसमें जो स्टोर्ड एनर्जी था वो हमारा क्या कहलाया, काइनेटिक एनर्जी कहलाया। अब हम लोग रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम को हम लोग पी कहते हैं। तो देखो वी नो दैट, रिलेशन को समझना है यहाँ पे, वी नो दैट linear momentum, जो लीनियर मोमेंटम होता है, ध्यान देना, P इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू क्या होता है, वेलोसिटी। यहाँ पे m क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, और v हमारा वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है। तो यहाँ से v को अकेला करो तो v इक्वल्स टू p बाई m, ये इक्वेशन 1 हो गया। ये इक्वेशन क्या हो गया मेरे भाई, 1 हो गया। मतलब वेलोसिटी इक्वल्स टू लीनियर मोमेंटम बाई मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एंड वी नो दैट इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एंड वी नो that equation of kinetic energy ke equals to half mv square, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 v का वैल्यू को रिप्लेस कर दो यहाँ पे, ठीक है ना, v का वैल्यू को क्या कर दो, रिप्लेस कर देते हैं। तो रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, ध्यान देना, के ई इक्वल्स टू हाफ एम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, p बाई एम का होल स्क्वायर। तो के ई इक्वल्स टू हाफ इंटू एम इंटू पी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, ये कट जाएगा। तो के ई इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई 2m, पी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, 2m होगा। तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम का रिलेशन है। ये काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम का रिलेशन है। अब यहीं पे ध्यान देना, अगर इस रिलेशन को थोड़ा सा रिवर्स करके देखा जाए, पहले समझोगे यहाँ पे, जैसे कि इसी को अगर देखा जाए तो पी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू एम इंटू के ई, काइनेटिक एनर्जी हो गया हमारा। और स्क्वायर को उधर रिवर्स कर देंगे, मैंने कि अपोजिट साइड भेजेंगे, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, P इक्वल्स टू अंडर रूट 2 इंटू एम इंटू के ई होगा। क्लियर है यहाँ पे। तो हमारा ये 2 रिलेशंस निकल करके आता है। तो कभी कभी आपको काइनेटिक एनर्जी दिया रहेगा और उससे आपको क्या निकालना पड़ेगा, लीनियर मोमेंटम निकालना पड़ेगा, और कभी कभी लीनियर मोमेंटम दिया रहेगा और आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना पड़ सकता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, ठीक है। अब देखो यहीं पे अगर ऑब्जेक्ट का टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और उसका काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो क्या रिलेशन बन सकता है, ध्यान देना यहाँ पे। तो यहाँ पे इस लाइन को लिखते हैं, इफ टू ऑब्जेक्ट
their kinetic energy are equal, then relation. तो देखो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट 1 है और ये ऑब्जेक्ट 2 है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट में ध्यान देना, यहाँ पे क्या कर रहा है, इसका काइनेटिक एनर्जी ke1 है, इसका काइनेटिक एनर्जी ke2 है, साथ ही साथ इसका लीनियर मोमेंटम p1 है और इसका लीनियर मोमेंटम p2 है, इसका मास m1 है और इसका मास m2 है। मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ENG, ठीक है। ये हमारा मोमेंटम हो गया, ये हमारा क्या हो गया, मोमेंटम हो गया, मतलब ये भी हमारा सेम टू सेम है, और ये हमारा क्या हो गया, मास हो गया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, टू ऑब्जेक्ट देयर काइनेटिक एनर्जी आर इक्वल बट लीनियर मोमेंटम एंड मास आर डिफरेंट, ये हमारा केस 1 है यहाँ पे, इसको आप लोग केस 1 कंसिडर कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ऐसा कंडीशन रहेगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ke1 इक्वल्स टू ke2 हो रहा है मेरे भाई, ke1 इक्वल्स टू ke2 हो रहा है ना हमारा। तो यहाँ पे इसका जो इक्वेशन आएगा, p1 का स्क्वायर बाई 2m1 इक्वल्स टू p2 का स्क्वायर बाई 2m2, ये कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, कट जाएगा। अब देखो रिलेशन को समझो, पहले ये कट जा रहा है, तो अब देखो यहाँ पे बचा क्या, p1 का स्क्वायर बाई m1 इक्वल्स टू p2 का स्क्वायर बाई m2, अब ध्यान देना यहाँ पे p2 का स्क्वायर बाई m2 आया, तो इसको आप इधर लाओगे, उसको उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, p1 का स्क्वायर बाई p2 का स्क्वायर इक्वल्स टू m1 बाई क्या हो गया, m2 हो गया, m1 बाई क्या हो जाएगा, m2। तो इसको आप लिख सकते हो p1 बाई p2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू m1 बाई m2, मतलब यहाँ पे p1 बाई p2 इक्वल्स टू अंडर रूट m1 बाई m2। एक रिलेशन आपका ये हो सकता है और एक रिलेशन आपका ये हो सकता है, ये दोनों रिलेशन है हमारा यहाँ पे, ठीक है। अब इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स दे सकता है, ठीक है ना। तो जैसे कि मान लेते हैं टू ऑब्जेक्ट है जिसका मास जो है 16 kg और 9 kg है, और उसका काइनेटिक एनर्जी सेम है 16 kg, जैसे कि टू ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मान लेते हैं m1 का वैल्यू क्या है, 16 kg है ना, और m2 का वैल्यू कितना है हमारा 9 kg है, और यहाँ पे क्या कह रहा है, ke1 इक्वल्स टू ke2 कह रहा है। तो वैसे कंडीशन में p1 बाई p2 इक्वल्स टू अंडर रूट, यहाँ पे m1 बटा m2 करेंगे तो हमारा 16/9 यानी 4/3, तो रेशियो कितना निकल जाएगा, 4:3 का रेशियो निकल जाएगा, क्लियर है, 4:3 का रेशियो आपका निकल जाएगा। तो इस तरह से इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मेरे भाई, ये दोनों फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं तो बहुत बुरा फंसोगे तुम, बहुत ही बुरा फंसोगे, याद रखना, ठीक है। तो इसीलिए इसको याद कर लेना। ये किसका था, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम का। अभी और केस है, बताएंगे, पहले इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलो नोट डाउन करो इसको। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी देखा कि काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम का रिलेशंस, और अगर टू ऑब्जेक्ट है और उसका काइनेटिक एनर्जी अगर सेम है तो लीनियर मोमेंटम और मास में रिलेशंस देखा। तो वो रिलेशंस था ये मेरे भाई, थोड़ा सा नोट डाउन कर लेते हैं क्या, उसका जरूरत पड़ सकता है अभी, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा एक रिलेशन के इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई 2m देखा, एक रिलेशंस, ठीक है। और याद रखना जब टू ऑब्जेक्ट है और ke1 और ke2 इक्वल है, अपने काइनेटिक एनर्जी अगर इक्वल है तो हमारा जो रिलेशन आया था p1 बाई p2 इक्वल्स टू अंडर रूट m1 बाई m2 आया था। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी हमारा इक्वल था, तो ये रिलेशंस निकाल लेते, ठीक है। और इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में देता है, तो ये बहुत ही
महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चलिए अब इस टॉपिक को हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल था तो रिलेशन निकल गया। इफ टू ऑब्जेक्ट देयर लीनियर मोमेंटम आर सेम, इफ टू ऑब्जेक्ट, ध्यान देना यहाँ पे, केस टू की अगर बात करें, केस टू का, इफ टू ऑब्जेक्ट their momentum are equal then relations, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पे, जैसे कि मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट क्या है मेरे भाई 2 है, इसका एक अपना काइनेटिक एनर्जी ke1 होगा, इसका एक काइनेटिक एनर्जी ke2 होगा, इसका एक लीनियर मोमेंटम p1 होगा, इसका एक लीनियर मोमेंटम p2 होगा, इसका एक मास m1 होगा और इसका एक मास m2 होगा। मतलब ये काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है, बातों को समझिएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये हमारा मोमेंटम है, ये क्या हमारा एक मोमेंटम है, और ये क्या हमारा मास है। तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ये दोनों इक्वल है, ये दोनों क्या है हमारा इक्वल है, बोल रहा है P1 इक्वल्स टू P2 का कंडीशन है, बोल रहा है किसका कंडीशन है, बोल रहा है P1 इक्वल्स टू P2 का कंडीशन है। तो चलिए P1 इक्वल्स टू P2 है तो इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं रिलेशंस क्या आने वाला है। तो अगर आपका क्वेश्चन में P1 इक्वल्स टू P2 दिया हुआ है, P1 इक्वल्स टू क्या दिया है P2, तो एक रिलेशन और देखे थे P इक्वल्स टू है ना √2m1 इंटू m के ई, यही ना पढ़े थे मेरे भाई, यही पढ़े थे। तो अब देखो रिलेशंस को ध्यान से, अगर लीनियर मोमेंटम अगर सेम हो जाता है तो काइनेटिक एनर्जी और मास में क्या रिलेशंस हो सकता है। तो यहाँ पे जो रिलेशंस है ध्यान देना, तो यहाँ पे P1 का जो वैल्यू होगा √2m1 इंटू ke1 और इधर हो जाएगा √2m2 इंटू ke2 होगा यहाँ पे। अब देखो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या m1 इंटू ke1 इक्वल्स टू m2 इंटू ke2, m2 इंटू ke2। तो यहाँ पे ke1 बाई ke2 इक्वल्स टू m2 बाई m1। ये आपका नेक्स्ट रिलेशंस है, ये आपका क्या है नेक्स्ट रिलेशंस निकल करके आ गया काइनेटिक एनर्जी का, ये काइनेटिक एनर्जी का नेक्स्ट रिलेशंस निकल करके आ गया, ठीक है। मतलब इसमें अगर क्वेश्चन दे सकता है, क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ टू ऑब्जेक्ट देयर masses are 3 kg and 2 kg respectively, find the ratio of kinetic energy, where momentum are equal। इस टाइप का क्वेश्चन आपको दे सकता है। तो भाई ध्यान देना, यहाँ पे जो ये है ध्यान दीजिएगा, 3 kg फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास है और सेकंड ऑब्जेक्ट का मास 2 kg है। तो हमारा जो रिलेशन होता है वी नो, सॉल्यूशन में ध्यान दीजिएगा, वी नो ke1 बाई ke2 इक्वल्स टू m2 बाई m1, ठीक है, m2 बाई m1। तो रिलेशन को समझिएगा, यहाँ पे बड़ा ही सिंपल है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे क्या होगा ध्यान दीजिएगा, ke1 बाई ke2 इक्वल्स टू m2 बाई m1। तो m2 कितना है 2 kg बाई 3 kg, kg कट जाएगा, तो ke1 रेशियो ke2 इक्वल्स टू 2:3, ये इसका सॉल्यूशन आएगा मेरे भाई। तो इस टाइप का न्यूमेरिकल्स आपको दे सकता है काइनेटिक एनर्जी में। कोई दिक्कत, लंबा हो रहा है, अरे लंबा कहाँ है, अरे करना तो पड़ेगा ना बेटा, नहीं करने से चलेगा, बताओ। अच्छा चलो इसको कंप्लीट करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं।
ये तो काइनेटिक एनर्जी का देखो रिलेशंस था अभी, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्या हमारा फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्म्स है? तो इसका 3 फॉर्मेट्स होता है, 3 फॉर्मेट्स होता है काइनेटिक एनर्जी का। कितना फॉर्मेट्स होता है? 3 फॉर्म्स होता है, 3 फॉर्म्स होता है। फर्स्ट फॉर्म्स है मेरे भाई ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्या है? ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। सेकंड होता है, सेकंड हो जाएगा रोटेशनल, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। और थर्ड होता है मेरे भाई वाइब्रेशनल। क्या होता है? वाइब्रेशनल, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो अगर फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो हमारा काइनेटिक एनर्जी कितना फॉर्मेट्स में होता है? 3 फॉर्मेट्स में होता है, ठीक है। फर्स्ट है हमारा ट्रांसलेशनल, सेकंड है रोटेशनल और थर्ड है हमारा वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। नोट डाउन करोगे? कर लो, उसके बाद देखते हैं आगे, जगह भी नहीं है, ठीक है। चलो नोट डाउन करो इसको। तो अब लोग हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, हम लोगों ने रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन देख लिए, और उसमें हमने 2 केसेस देखा। जब काइनेटिक एनर्जी सेम रहता है तो लीनियर मोमेंटम और मास में क्या रिलेशन होगा, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी थोड़ा सा डिस्कस किए। और जब हमारा लीनियर मोमेंटम इक्वल रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी और मास में क्या रिलेशन होगा। फर्स्ट क्या था? काइनेटिक एनर्जी सेम था तो लीनियर मोमेंटम और मास में क्या रिलेशन था। और सेकंड क्या है कि लीनियर मोमेंटम अगर इक्वल रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी और मास में क्या रिलेशन है, इसका हमने डिटेल से स्टडी किया। इसके बाद हमारा फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होता है। तो मैंने बताया कि काइनेटिक एनर्जी का जो होता है ये 3 फॉर्म्स होता है। फर्स्ट होता है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, सेकंड होता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और थर्ड होता है हमारा, थर्ड जो होता है वो हमारा आता है कि वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फर्स्ट फॉर्म ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें तो बहुत ही सिंपल होता है मेरे भाई ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ध्यान देना, अगर कोई एनी ऑब्जेक्ट मूविंग इन स्ट्रेट पाथ and energy possessed by object, any object moving in straight path and energy possessed by an object, that energy is called translational kinetic energy, ठीक है। तो any object moving in straight path, इसको कह सकते हैं any object, any object, any object, any object moving in straight path, straight path is called translational motion, translational motion, ठीक है। और the energy possessed by object due to translational motion is called translational काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। मतलब सीधी सी बात है, जो स्ट्रेट पाथ में अगर कोई मूव कर रहा होता है स्ट्रेट पाथ में तो उसमें जो मोशन होता है वो ट्रांसलेशनल मोशन होता है, और उसमें जो वर्क डन करने की कैपेसिटी होती है उस वर्क डन करने की कैपेसिटी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसलेशनल
काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, मैंने जो एनर्जी पोजेस करता है उसको हम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इसके बाद हमारा जो सेकंड एनर्जी निकल करके आता है 2 नंबर पे, वो हमारा आता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है पहले समझ लो। कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक फिक्स पॉइंट के अराउंड, एक्सिस के अराउंड मूविंग करता है तो उसका जो मोशन होता है वो रोटेशनल मोशन होता है। एनी ऑब्जेक्ट रोटेट अबाउट एन एक्सिस, एनी ऑब्जेक्ट रोटेट अबाउट एन एक्सिस, दैट इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन, दैट इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। और ये जो रोटेशनल मोशन है, ये जो रोटेशनल मोशन है, इसके कारण जो वर्क डन करने की कैपेसिटी, मतलब कि एनर्जी पोजेस करने की कैपेसिटी होती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ध्यान देना, एनी ऑब्जेक्ट रोटेट, एनी ऑब्जेक्ट rotate about, any object rotate about axis, the motion is called rotational motion. Rotational motion. The energy possessed by object, due to rotational motion is called rotational kinetic energy. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होता है, सिंपली आप इसको टॉर्क भी कह सकते हो। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को सिंपली अगर देख सकते हो तो इसको हम लोग टॉर्क के नाम से जान सकते हैं, क्योंकि रोटेशनल जब आता है तो टॉर्क निकलता है मेरे भाई, ठीक है। तो टॉर्क वन काइंड्स ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है, जो फर्स्ट चैप्टर आप लोग टॉर्क पढ़े हो, ठीक है, जो मोमेंट ऑफ कपल्स की बात की है, टॉर्क की बात की है, जो चैप्टर 1 की बात कर रहे हैं, तो वो 1 काइंड्स ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, मान सकते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद आता है मेरे भाई वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। अगला पॉइंट क्या हमारा? वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड हमारा क्या है? वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है अपने मीन पोजीशन से, एनी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट, मूव टू एंड फ्रो अबाउट मीन पोजीशन, मूव टू क्या है? टू एंड फ्रो अबाउट मीन पोजीशन, दैट इज कॉल्ड वाइब्रेशनल मोशन। तो ध्यान देना, इसको सबसे पहले वाइब्रेशनल मोशन को समझना है। इफ एनी ऑब्जेक्ट मूव टू एंड फ्रो at mean position, move, देखो any object move to and fro at mean position is called vibrational motion. इस मोशन को क्या कहेंगे? वाइब्रेशनल मोशन कहेंगे। उसके बाद द energy possessed by an object due to vibrational motion is called vibrational kinetic energy.
वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसको कौन सा एनर्जी कहेंगे? वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। एनी ऑब्जेक्ट मूव टू एंड फ्रो एट मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेशनल मोशन। तो टू एंड फ्रो इन मीन पोजीशन का मतलब समझ लो, ये जो है मान लो ग्राउंड है, ये हमारा रूफ है, ये रूफ है, ये एक हमारा सिंपल पेंडुलम है, ये हमारा सिंपल पेंडुलम है। ये सिंपल पेंडुलम का ये क्या है? मीन पोजीशन है। ये क्या है? हमारा मीन पोजीशन है। ये क्या हमारा? मीन पोजीशन से। अब यहां से ये ऑब्जेक्ट मूव करते हुए यहां तक आया, ऐसे आया, फिर ये यहां गया, ठीक है, फिर ये मूव करते हुए यहां गया, ठीक है, यहां गया, फिर यहां आया। तो ये मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो हो रहा है, नहीं मीन पोजीशन से दूर हट रहा है और मीन पोजीशन से नजदीक भी आ रहा है, फिर इधर जा रहा है, वही काम हो रहा है। तो ये टू एंड फ्रो की बात हो रही है। तो इसका जो मोशन है, तो इस मोशन के कारण जो एनर्जी पोजेस होगा वो कौन सा एनर्जी होगा? वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा। अब यहाँ पे अगर देखा जाए एग्जाम्पल ऑफ काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, एग्जाम्पल ऑफ काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो रिवर वाटर की बात कर लो। रिवर वाटर, तो रिवर का वाटर क्या है? कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है। तो उस रिवर वाटर में हमारा जो एनर्जी है वो कौन सा एनर्जी? हमारा काइनेटिक एनर्जी है। अगर कोई लड़का एथलीट्स है जो ग्राउंड पे रनिंग कर रहा है, तो उसमें जो एनर्जी है वो कौन सा एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। अगर मंकी दौड़ लगा रहा है, बाइक रोड में चल रहा है, कार जो है सड़क पे चल रहा है, रोड पे चल रहा है, तो इसमें जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। जैसे कि जो है गन से बुलेट फायर हो गया, तो बुलेट में कौन सा एनर्जी है? हमारा काइनेटिक एनर्जी है, स्ट्रेट पाथ में चल रहा है, ठीक है। उसी तरह से हमारा जो बो से अगर एरो निकल गया तो मोशन कर रहा है, उसमें कौन सा एनर्जी है? हमारा एक काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी मोशन के कारण जो होता है उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो ये काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंट फॉर्मेट था। लास्ट ऑप्शन से मेरे भाई, जो लास्ट पार्ट एनर्जी का है थर्ड, वो हमारा क्या है? मैकेनिकल एनर्जी। क्या है हमारा? मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी। तो व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? ध्यान देना। तो मैकेनिकल एनर्जी जो होता है द एल्जेब्रिक सम ऑफ kinetic energy and potential energy. The algebraic sum of kinetic energy and potential energy is called mechanical energy. The sum of potential energy and kinetic energy, the sum of potential energy and kinetic energy is called mechanical energy. Mechanical energy is called mechanical energy. इसको कौन सा एनर्जी कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एज काइनेटिक एनर्जी इट्स कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। मतलब सिंपल सा बात, अगर ME इक्वल्स टू अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? PE प्लस KE होगा, P प्लस KE। तो P प्लस KE मतलब यहाँ पे ME इक्वल्स टू इसको कह सकते हो mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर भी कह सकते हो। इसी का ना समय मेरे भाई, इसी का समय। अब ध्यान देना, ये जो मैकेनिकल एनर्जी है ये टोटल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट भी होता है। ये क्या होता है? टोटल एनर्जी इन ऑब्जेक्ट, ऑन ऑब्जेक्ट का टोटल एनर्जी होता है। ये स्केलर क्वांटिटी है। क्या है हमारा? स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी होगा। और साथ ही साथ इसका जो SI यूनिट होगा, SI यूनिट जो होगा वो जूल होगा। SI यूनिट क्या होगा? हमारा जूल होगा। अब ध्यान दो, तो मैकेनिकल एनर्जी है जो सम ऑफ क्या है? पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी है। तो ये दिखेगा कहाँ हमको मैकेनिकल एनर्जी? पहले बातों को समझना। तो जैसे कि एरोप्लेन हवा में उड़ रहा है ना, हवा में उड़ रहा है, तो उड़ रहा है तो उसमें एक हाइट है। अगर अचानक उसका इंजन बंद हो जाए तो धड़ाम देने गिर जाएगा, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी। और उड़ रहा है, अगर इंजन चालू है तो आगे बढ़ रहा है तो काइनेटिक। मतलब कोई एरोप्लेन अगर आसमान पे उड़ रहा है, चाहे हेलीकॉप्टर है, चॉपर है, रॉकेट है, मिसाइल है, ठीक है, ये सब अगर हाइट पे क्या कर रहा है? फ्लाइंग कर रहा है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी है, साथ ही साथ हमारा पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो ऐसे कंडीशन में इस सब जो डिवाइस है, जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट एट हाइट, जो भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो हाइट पे है, उसमें हमारा कौन सा एनर्जी होगा? मैकेनिकल एनर्जी होगा। कौन सा एनर्जी होगा?
मैकेनिकल एनर्जी होगा। याद रख लीजिएगा इस चीज को। कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, जैसे कि हमारा सैटेलाइट्स की बात कर लें, मिसाइल्स की बात कर लें, एक हाइट में जा रहा है हमारा, ठीक है, सैटेलाइट्स है, मिसाइल्स है, एरोप्लेन है, चॉपर है, हेलीकॉप्टर है, ठीक है। तो इस सब में कौन सा एनर्जी है? मैकेनिकल एनर्जी। फ्लाइंग बर्ड्स, हाँ फ्लाइंग बर्ड्स में भी हमारा मैकेनिकल एनर्जी होगा, क्योंकि अगर हाँ सिटिंग बर्ड्स में नहीं हो सकता है। अगर कोई फ्लाइंग बर्ड्स है तो हाइट्स में तो मेंटेन कर रहा है ना बेटे, डिस्टेंस भी तो कवर कर रहा है हमारा। तो फ्लाइंग बर्ड्स हमारा क्या हो जाएगा? मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगा। क्या बोल रहा है? अच्छा, छत के टंकी में जो पानी स्टोर रहता है, हाँ हो सकता है स्टोर है तो क्या है? पोटेंशियल है। लेकिन अगर हम टेप को ओपन कर देते हैं, टेप को क्या कर दे रहे हैं? ओपन कर रहे हैं, तो पाइप वाला जो पार्ट है ना हमारा, उसमें काइनेटिक आ गया, और टैंक में जो स्टोर है वो पोटेंशियल हो गया। तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो रहा है। ओपन टेप अगर होगा तो ये मैकेनिकल का कह सकते हैं मेरे भाई, यहाँ पे कोई दिक्कत? तो ये था हमारा मैकेनिकल एनर्जी का डिफरेंट एग्जांपल। जैसे कि हमारा घड़ी की टॉय होता है, की टॉय होता है तो ट्विस्टिंग करते हो तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। जैसे ही ट्विस्टिंग करके हम उसको रोड में छोड़ देते हैं, जमीन फ्लोर पे छोड़ देते हैं, तो मूव करने लगता है। धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी घटने लगता है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ बढ़ करके धीरे धीरे वो स्टॉप करने लगता है। मतलब कि वहां पर भी कॉम्बिनेशन है। तो जो की टॉय का जो पूरा वर्किंग फंक्शन है, ठीक है, वो हमारा क्या है? मैकेनिकल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। जो भी एनालॉग क्लॉक पहले जो आती थी, जो ट्विस्टिंग की वाला, वो भी हमारा क्या? फुल क्लॉक की बात करें, फुल क्लॉक, उसका पार्ट बाई पार्ट की बात नहीं करें, तो फुल क्लॉक भी हमारा एक तरह का क्या है? मैकेनिकल एनर्जी का एग्जांपल हो सकता है। तो ये था हमारा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा? सबसे पहले एनर्जी का डिफिनेशन देखा, ठीक है, उसका ऐसा यूनिट देखा, फिर उसका डिफरेंट यूनिट्स के बात किए, फिर टाइप्स ऑफ एनर्जीज का बात किए, जिसमें से टाइप्स ऑफ एनर्जी में हमारा 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी आया, पोटेंशियल, काइनेटिक और मैकेनिकल। पोटेंशियल में 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी आया हमारा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। फिर हम लोग काइनेटिक एनर्जी का स्टडी किए। तो काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन आया, हाफ mv² आया, हाफ mv² आया। फिर उसमें हम लोग इक्वल काइनेटिक एनर्जी के कंडीशन में लीनियर मोमेंटम और मास का रिलेशंस देखे। फिर इक्वल मोमेंटम के कंडीशन में